पीजीईपी चैप्टर से परेशान है स्टूडेंट्स, ठीक है। और बहुत स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि पीजीईपी में सर की पॉइंट्स, ट्रिकी पॉइंट्स करा दो। मैंने ना कुछ नया सोचा है। अब नया क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने ये सोचा है सर कि पीजीईपी में ना मैं आप लोग को ट्रिकी पॉइंट्स तो कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। ट्रिकी पॉइंट्स प्लस एग्जाम्पल्स, ताकि जो स्टूडेंट एग्जाम देगा उसे कंफर्टेबली पता हो कि कैसे ट्रीटमेंट करना है। मैंने ना आप लोगों के लिए टॉप 40 क्वेश्चन, 42 को 46 क्वेश्चंस और 56 क्वेश्चंस भी डाले हैं, और बहुत टोटल इनकम के क्वेश्चंस कराए, ठीक है। तो मैं ना आपको पीजीपी में ना इस तरीके से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मैं पीजीपी आपको इस तरीके से बताऊंगा पूरा चैप्टर, कि आखिरी दिन बस इसी को सुन के चले जाओगे ना तो भी हो जाएगा, ठीक है। बस इस तरीके से बताऊंगा। तो एक फ्लो पे बोलने वाला हूं मैं एकदम स्लो नहीं रहूंगा। कारण ये कि मैं इस तरीके से कवर कराऊंगा आपका कि आखिरी दिन आप इसको सुन लिए तो भी पीजीपी हो जाएगा। मतलब अलग से चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा। मतलब आई मीन टू से किसी का पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए एक बार, और अभी बस वो मेरे को ये सुन के चले जाए तो पीजीपी उससे बन जाएगा। तो इस नए तरीके से मैं सोचा हूं कुछ पढ़ाने का, कुछ नया करने का, ताकि एक स्टूडेंट इतना कंफर्टेबल हो जाए कि आखिरी दिन जो ये पीजीपी 2-3 घंटा ले जाता है ना, वो ना ले जाए आपका, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्तमान डागा। चलो लेट स्टार्ट। प्लीज मेरे तरफ ध्यान देना, है ना, एकदम मस्त ध्यान देना। और ये जो पीडीएफ है ये आपको ड्राइव वगैरह में मिल जाएगा सर। ये मेरी कॉम्पैक्ट बुक है, उसमें मिल जाएगा। आपके पास जो बुक है उससे भी रेफर कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है सर, ठीक है। कुछ बातें मैं बोलूं, ट्रिकी पॉइंट्स मैं बोलूं, अगर आपको लगे नोट करने लायक तो जरूर नोट करना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगा, इतने क्वेश्चंस और इतनी चीजों के एक्सपीरियंस से, ठीक है। लेट स्टार्ट सर। पीजीपी का सेक्शन 28 सर। जब एग्जाम वाले दिन हम पढ़ते हैं सेक्शन 28 ना सर, तो मेरे हिसाब से सर सेक्शन 28 में जिस दिन मैं बैठ के पढ़ता हूं एग्जाम वाले दिन, सीधा इसको आके पढ़ता हूं सर। प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस। अब बहुत ध्यान से सुनते जाना, फटाफट बताते जाऊंगा सर। प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस जनरली एग्जाम में क्या आता है, एक ये वाला आता है, एक ड्यूटी ड्रॉबैक आता है सर। कभी से बाकी 3 में से कोई आ जाता है सर, ज्यादातर ये 2 आते हैं। ये दोनों सर हमारी इनकम है। अगर पीजीपी के मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया हुआ है उसके क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, वेल एंड गुड, आपको कुछ नहीं करना है। नहीं दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, आपको ऐड करना है, क्योंकि ये पीजीपी की इनकम है सर। इससे हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ता है सर, ठीक है। ये पहला ध्यान रखने वाला पॉइंट। क्रिस्टल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट अभी तक पूछा नहीं है, मैंने एक क्वेश्चन में कराया है स्टूडेंट को टोटल इनकम के। बेनिफिट ऑफ परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सर आपको कोई बेनिफिट्स मिला या कोई परक्विजिट्स मिला बिजनेस और प्रोफेशन से, तो पीजीपी में टैक्सेबल करना। अगर बिजनेस और प्रोफेशन से बेनिफिट ऑफ परक्विजिट नहीं है, नहीं है सर, अदर देन बिजनेस है, तो सर उसको पीजीपी में मत लेके आना, ठीक है। आई मीन टू से आप जब पीजीपी का क्वेश्चन देखो तो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट अगर क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो उसके लिए नोट देखना सर, फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कुछ दिया हुआ है कि नहीं। अगर फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन दिया हुआ है तो ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। और अगर फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है तो उसको पीजीपी के हेड से हटा देना, ठीक है। वैसे तो मैं टीडीएस की अलग वीडियो लाने वाला हूं। टीडीएस में इसका रिलेवेंस है सर। टीडीएस में सेक्शन 194 आर होता है, उससे इसका रिलेवेंस बनता है, वहां जरूर ध्यान देंगे सर। जब मैं आपको टीडीएस रिवाइज कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं आपको वहां पर भी ये चीज सिखाऊंगा सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्टनर रेम्यूनरेशन आगे डिस्कस करने वाले। नॉन कंपीटिंग फीस ये सबको पता होता है, टैक्सेबल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली कुछ बात नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार एग्जाम में ही ये आया है, एक ही बार आया है कि सर हमने किसी को नॉन कंपीटिंग फीस दी हुई है सर। किस पर्पज से इसलिए सर, वो ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा था, हमने बोला तू ओजोन लेयर डिप्लीट मत कर, हम तेरे को कंपनसेशन देंगे सर। तो ये केस में अगर वो ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं करता और हम उसे कंपनसेशन देते हैं तो वो कंपनसेशन टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। ये सिंपल है, ये एकदम सिंपल है सर। इसमें ये वाला पॉइंट है जो काफी अच्छा है, काफी अच्छा है, मुझे तो लगता है बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और इसका मैंने ना टॉप 56 क्वेश्चंस जो है, ठीक है, मैंने डीटी के कराए, उसका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाला, उसका लास्ट क्वेश्चन इसी पॉइंट को लेके अमेंडमेंट को कवर किया है मैंने, कि सर कोई पर्सन है जो अपना घर किराए पे देता है सर, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जो अपना घर किराए पे देता है, ठीक है, चाहे देखो एनी इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस और पार्ट ऑफ द हाउस बाय द ओनर। अगर कोई पर्सन है अपना घर किराए पे दे रहा है, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए दिए चाहे रेसिडेंस पर्पस के लिए दिए, वो पीजीपी के हेड में नहीं आएगा, वो कहां पर आएगा सर, आईएचपी में, ठीक है। ये अमेंडमेंट मैंने पहले भी बहुत अच्छे से कवर किए।
इसका मैंने क्वेश्चन भी टॉप 56 में कराया हुआ है, आप इसको जस्ट एक बार ऐसे ही याद रखना, ठीक है। कोई पर्सन है जिसने अपना घर किराए पे दिया है, ध्यान से सुन लो, कोई पर्सन है जो अपना घर किराए पे दे रहा है। अब वो जिसको किराए पे दे रहा है वो सामने वाला वहां पर बिजनेस करे या सामने वाला पर्सन वहां पर सर क्या बोलता है खुद रहे, उस घर से जो रेंटल इनकम आएगी वो सर कहां पर जाएगी, आईएचपी में। क्लियर, आ गया। 29 कंप्यूटेशन है, ये पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती सर, ये सब नहीं पढ़ना होता, लास्ट है। सेक्शन 43(5) सर स्पेकुलेटिव। अब इसका रिलेवेंस क्या होता है, आजकल इंस्टीट्यूट नया तरीके से पूछने लगी सर, ध्यान देना। वो कैसे चेक करती है, आपको क्या कर देती है, ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव से प्रॉफिट बता देती है सर, फ्यूचर कॉल ऑप्शन ये सब होता है सर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये सब होते हैं, इन सब से आपको प्रॉफिट बता देती है और पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाती है। फिर वो चेक करती है कि एक स्टूडेंट कितना समझ रहा है कि ये भैया अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स वगैरह है तो ये स्पेकुलेटिव नहीं है। स्पेकुलेटिव नहीं है मतलब नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस है मतलब आप समझो मेरी बात, नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं जो स्टूडेंट भूल जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ना एक बात लिख के समझाता हूं, थोड़ा समझो। जब आप लोग पीजीईपी हेड में इनकम दिखाते हो ना सर, ऐसे पीजीईपी शो करते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट था कि सर क्या स्पेकुलेटिव बिजनेस फिर नॉर्मल बिजनेस क्या अलग अलग दिखाना चाहिए। डेफिनेटली अलग अलग दिखाना चाहिए सर, हम भूल गए नहीं दिखा पाए कोई बात नहीं, बट हो सके तो दोनों को अलग अलग दिखाओ, क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस का ट्रीटमेंट अलग है, नॉर्मल बिजनेस का ट्रीटमेंट अलग है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस 4 साल कैरी फॉरवर्ड, नॉर्मल बिजनेस का लॉस 8 साल कैरी फॉरवर्ड। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो सकता है, पर नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से भी एडजस्ट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अलग अलग दिखाना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना जो ये हम पढ़ रहे हैं सर स्पेकुलेटिव, जिसमें कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनको हम स्पेकुलेटिव नहीं मानते, अगर ये ट्रांजेक्शन्स आए तो आप इसे नॉर्मल बिजनेस ट्रीट करेंगे, ये सबको नॉर्मल बिजनेस ट्रीट करेंगे है और सर नॉर्मल इनकम जैसे ट्रीट करेंगे पीजीईपी की। समझ आई बात, क्लियर हुआ ये, ठीक है। डीम्ड स्पेकुलेटिव ये वाला पार्ट अभी छूते नहीं है, बट बहुत इजी है सर कि कोई कंपनी है जो जिसका पार्ट, अच्छा इसमें अगर आप ट्रिकी मुझसे पूछते हो कि एक्सट्रीम खोद दे इंस्टीट्यूट और क्या पूछना चाहे, तो सर ये वर्ड के साथ खेल सकती है, क्योंकि डीम्ड स्पेकुलेटिव की जो कहानी है वो एप्लीकेबल सिर्फ कंपनी के लिए होती है, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिकी पॉइंट है जो आप याद रख सकते हो, ठीक। आगे आते हैं, ये सब नहीं पढ़ना होता आखिरी दिन यार, आखिरी दिन ये सब नहीं पढ़ते हैं। ये आपको सेक्शन 30 और 31 पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना, मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ोगे तो भी चलता है, तो भी चलता है, ठीक है। इसमें ये जो सेक्शन 43B वाली कहानी है वो मैं 43B पढ़ाऊंगा तो कवर कर दूंगा। 32 डेप्रिसिएशन में मेरे हिसाब से सिर्फ इसमें सिर्फ इसमें ये वाला पॉइंट पढ़ लो कि भैया एसेट का पुट टू यूज होना जरूरी है सर, रेडी टू यूज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एसेट अगर रेडी टू यूज है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पुट टू यूज होना जरूरी है। और पुट टू यूज हम कितना देखते हैं सर, 180 डेज, ठीक है। अगर 180 डेज या उससे ज्यादा रहा तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, 180 डेज या उससे कम, 180 डेज से कम रहा तो आपका डेप्रिसिएशन 50% हो जाता है। अब एक स्टूडेंट बोलता है सर 180 डेज कैसे देखूं, लोगों का देखने का तरीका है, जैसे मान लो एक एग्जांपल है, मैं तो आपको एकदम ऐसा भी नहीं कि कोई पुराना लेक्चर दे रहा हूं, ये मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं सर। देखो सर अगर 29 दिसंबर को अगर मैंने कोई एसेट परचेज किए, मैं ना सिंपल बैठा हूं सर, मैं सिंपल आदमी एकदम नॉर्मल चीजें रखता हूं, 29 दिसंबर यहां से लेकर 31 मार्च यहां तक मैं दिन गिन लूंगा, अगर 180 से कम हुए तो आधा डेप्रिसिएशन, 180 से ज्यादा हुए तो पूरा डेप्रिसिएशन, एकदम सिंपल रखता हूं चीजें, कोई कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करता, ठीक है, इसमें याद रखना। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट, आहा यहां पर तो इंस्टीट्यूट खेल रही है, अब खेल कहां कहां रही है मैं आपको बताते जाता हूं, प्लीज ध्यान देते रहना। सबसे पहला एक्चुअल कॉस्ट में ये ध्यान रखना, मान लो अगर मैंने कोई एसेट खरीदी 10 लाख रुपीज की, ठीक है, मैंने 6 लाख अकाउंट पे ही चेक से दे दिया और 4 लाख कैश में दे दिया, तो मेरी एसेट की कॉस्ट कितनी, 6 लाख। पहला क्वेश्चन समझ आया सबको, क्रिस्टल क्लियर। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों भूल जा रहे हैं स्टूडेंट इसको, और इसमें क्या भूल रहे हैं मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्या भूल रहे हैं। और मैंने ना टोटल इनकम के क्वेश्चन में ये करवाया है, टॉप 56 में भी कराया है, टॉप 46 में भी कराया है। अब हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। हो ये रहा है कि सर मैंने कोई एसेट खरीदी, प्लीज ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ आएगा सर ये, ठीक है। मान लो मैंने कोई एक एसेट खरीदी, ठीक है, 1/4
2025 को, ठीक है। और इसी दिन मैंने लोन भी ले लिया सर, ठीक है, 10 लाख का @12%। मैंने एसेट पुट टू यूज करी, प्लीज ध्यान देना सर, पुट टू यूज करी सर, पुट टू यूज करी मैंने 1 सितंबर को पुट टू यूज कर ली सर, ठीक है। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये अप्रैल से के लेके सितंबर तक कितने मंथ हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने हो गए। तो अब अपन क्या करेंगे, एकदम सिंपल। मान लो एसेट सर 10 लाख की थी, तो सर इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा सर? 10 लाख 12% से 5 महीने का कितना होता है? 10 लाख 12% से 5 महीने का 50,000। अब मैं बता रहा हूं गलती कहां हो रही है, बात ध्यान से सुनना सर। स्टूडेंट यहां पर गड़बड़ नहीं करता। स्टूडेंट क्या करता है सर, 10 लाख ले लेता है, ठीक है, 10 लाख तक कोई गड़बड़ नहीं है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है। पहली गलती, यहां 50,000 ऐड करना भूलता है, ठीक, पहली गलती। दूसरी गलती, सर इस पे डिप्रिसिएशन लेना भूल जाता है। इस पे तो सभी लगा के आते हैं, इस पे नहीं लगाते हैं। बोल रहा हूं, जब टॉप 56 क्वेश्चन में मैंने कराया सर, अब वो पता नहीं की हो गई, इसलिए मैं यहाँ के एग्जाम्पल से समझा दिया वापस। अरे भैया, जो इंटरेस्ट वाले पार्ट को आप एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हो, पुट टू यूज से पहले का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हो, उस पे डेप्रिसिएशन भी तो लगाओ। डेप्रिसिएशन क्यों भूलते हो? डेप्रिसिएशन भूल जा रहे हो। अच्छा, यहां तक क्लियर? एक स्टूडेंट बोला फिर, वाह सर इसमें तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आना चाहिए। मैं बोला वेरी गुड, डैम स्मार्ट भाई, अब तो दिमाग तेरा मेरे से ज्यादा चल रहा है। तो एक स्टूडेंट बोला, सर एक क्वेश्चन फिर और आ गया सर, तो सर ये तो 5 महीने का इंटरेस्ट हुआ, बचे 7 महीने का क्या होगा? मैं बोला भाई, वो पीएल अकाउंट में नॉर्मली क्लेम कर सकते हैं हम, नॉर्मली क्लेम, रेवेन्यू नेचर का, नॉर्मली रेवेन्यू नेचर का मान के हम वो इंटरेस्ट को क्लेम कर लेंगे। कहानी समझ आई? ये वो ट्रिकी पॉइंट्स है जिसपे फंसते हो सर आखिरी दिन, ये वही पॉइंट बता रहा हूं सर। बाकी तो बहुत सिंपल है सर, सब्सिडी ग्रांट वगैरह सबको पता होता है सर। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस में इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज हुआ तो ऐड कर लेना, डिक्रीज हुआ तो लेस कर लेना, ठीक है। इसमें ये सब चीजें सिंपल है, WDV, खोखा वगैरह सबको पता है। गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ये पता है। स्लम सेल वगैरह नहीं पढ़ने की जरूरत है, नहीं। ब्लॉक एग्जिस्ट, नहीं, ये सिंपल मैंने आपको बताया। 43C डेप्रिसिएशन का अपोर्शन करना, ये बहुत सिंपल होता है सर। अगर मान लो कोई पहले प्रोप्राइटर था, बाद में वो कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो सर सिंपल सी बात है, जो जितने टाइम पीरियड एसेट को यूज करेगा उसके बेसिस में अपन डेप्रिसिएशन को अपोर्शन कर देंगे। बहुत सिंपल। ये तो है ना बवाल चीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब ये क्या बोलता है सर, पहले इसमें ना कुछ बातें ध्यान दो। ये न्यू प्लांट एंड मशीन में मिलता है ना, याद रखना, न्यू प्लांट एंड मशीन, ठीक है सर। प्लांट एंड मशीन किस में यूज होना चाहिए? मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग में, ये ध्यान रखना। जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इनको भी मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें कुछ बातें बताते जाता हूं। 20% सबको पता है एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है सर, ठीक है। 180 डेज से कम पुट टू यूज है तो इसको 10% कर दो, ये भी क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें जहां पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, अगर सेकंड हैंड हो, ऑफिस अप्लायंसेज हो, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, या फिर कोई प्लांट एंड मशीन ऑफिस प्रीमाइसेस या रेसिडेंशियल अकोमोडेशंस में इंस्टॉल्ड हो सर, गेस्ट हाउस में इंस्टॉल्ड हो, या फिर ऐसी कोई एसेट जिसकी एक्चुअल कॉस्ट आपने पूरी क्लेम कर ली। कहां क्लेम कर लेते हैं? सेक्शन 35 AD, ये सब सेक्शन में अपन एक्चुअल कॉस्ट पूरी क्लेम कर लिए, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। पर अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, एकदम मस्त। पहला, अगर मैं 115 BAC लिया डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये तो नॉर्मल है आम जिंदगी, इसमें नया क्या था? नया तो सुन मेरे भाई, मान लो एक एग्जांपल देता हूं, अच्छे एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो 24-25, ठीक है, इसमें मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया था सर, बट मैं एसेट पुट टू यूज 180 डेज से कम कर पाया तो 10% ही ले पाया। अब मैंने ना 25-26 में ऑप्ट कर लिया है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के लिए, मतलब 115 BAC ऑप्ट कर लिया। यहां नॉर्मल प्रोविजन था और यहां पर मैंने 115 BAC ऑप्ट कर लिया। क्वेश्चन अगला यही होता है, सर यहां पर जो बचा हुआ 10% एडिशनल है वो क्या मिलेगा? ना, क्योंकि मैंने 115 BAC ऑप्ट कर लिया है। यही तो प्यारी बात है सर, नहीं मिलेगा एडिशनल, बचा हुआ 10%, खत्म है आपका एडिशनल 10%। ये आपको पहला याद रखना है।
पहला दिमाग में बैठा, क्रिस्टल क्लियर हुआ, आगे सुनते जाओ। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा सर। अब अगर अपन पढ़ ही रहे हैं तो पूरा कवर करते हैं। सर अगर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दिया होगा तो क्या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हम एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ सर, एडजस्ट कर सकते हो। पर अगर आपने 115 बीएससी लिया है और आपका अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला है, सर ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। इंस्टीट्यूट ने एक बार ना एमटीपी में एक क्वेश्चन दिया था कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन वो एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, और सामने वाला बंदा 115 बीएससी लेके बैठा है, तो इस केस में इसको एडजस्ट मत कर देना, इसको एडजस्ट मत कर देना, बवाल हो जाएगा सर। ठीक है, समझ आ रही है बात? ये हर ट्रिकी पॉइंट है जहां पर फंसते हैं, जहां पर आखिरी दिन याद रखना है। बाकी सब नॉर्मली सब चीजें करके आओगे, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए कि बाकी तो कर लोगे। ये छोटे छोटे ट्रिकी पॉइंट है, ध्यान रखो इनको, इनको ध्यान रखो, इनको दिमाग में बैठाओ सर। अच्छा, एक छोटा सा डाउट है, आई पर्सनली थिंक इस पे डाउट नहीं आना चाहिए कि सर एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या कंप्यूटर पे मिलता है? सर अगर कंप्यूटर आपका जनरेशन विंग में, फैक्ट्री में है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो सर मिल जाएगा। पर अगर आपका कंप्यूटर ऑफिस में, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ? क्लियर हुआ सबको? बैठे दिमाग में? ये एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको शेयर किया। आई पर्सनली थिंक दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप उसको याद रखेंगे। ठीक है, बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की कहानी बहुत सिंपल मैंने आपको समझाया, जो बात मैंने आपको समझाई वो याद रखना। पावर जनरेटिंग के केस में ये अलग से आता नहीं है सर, आजकल बिल्कुल भी नहीं पूछते इन लोग, तो इसको रीड करना चाहो तो लास्ट डे देख सकते हो, अदरवाइज हवा में पहले भी पता हो तो निकल सकते हो। सेक्शन 35 इंपॉर्टेंट है। क्यों? 115 बीएससी आ जाता है ना पिक्चर में सर, और 115 बीएससी सर सेक्शन 35 देता नहीं है सर। सेक्शन 35 में हर चीज नहीं अलाउ करता, तो हम क्या करें सर, एग्जाम में कैसे याद रखें? सर मैंने तो ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 115 बीएससी की अलग से वीडियो डाली है सर, अगर आप उसको देख लो तो पूरा 115 बीएससी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 35, अब बात ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। सर अगर कोई ऐसे, ये बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है, बहुत बड़ा ट्रिकी पॉइंट बोलने जा रहा हूं सर। अगर मैंने 115 बीएससी लिया है, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लिया है सर, मतलब आप मुझे सेक्शन 35 नहीं दोगे? वाला नहीं दूंगा, सेक्शन 35 तो नहीं दूंगा, तू ले ले, कोई बिल्डिंग ले ले, मैं तेरे को 35 नहीं दूंगा। ठीक, या फिर मान ले तू बिल्डिंग तो नहीं बोलना चाहिए, कोई साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए दे दे, तो मैं तेरे को ये नहीं दूंगा। इसमें कंफ्यूजन कहाँ आता है? सुनो, ध्यान से सुनना। सर कौन कौन सा 115 बीएससी में नहीं मिलता और कौन कौन सा मिलता है? मैं कैसे याद रखता हूं देखो, मैं कैसे याद रखता हूं देखो। 115 बीएससी में सिर्फ 3 मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और 35 टू AB, ये 3 मिलता है, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं मिलता। कैसे याद रखा? ध्यान से सुनो, कैसे याद रखा सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और सर 35 टू AB। पहला वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, दूसरा है कहाँ गया कैपिटल, ये रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और 35 टू AB। ये 3 मिलता है सर 115 BC में, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलता। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड नहीं होना चाहिए, आपको पता है, बिल्डिंग वगैरह होगा चलेगा सर। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर प्रायर पीरियड का है, 3 साल पहले का है, तो सर उसमें सैलरी और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये 2 ही मिलता है। ये कहानी क्लियर होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने कराया है ये टॉप 46 क्वेश्चन में, 56 क्वेश्चन में, उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज थे। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। नॉर्मल प्रोविजन से सॉल्व करना था वो क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन से सॉल्व करना था। मैंने ना एक रिसर्च एसोसिएशन है, प्लीज क्वेश्चन सुनो, मैंने रिसर्च एसोसिएशन को पैसा दिया, ठीक है, रिसर्च एसोसिएशन ने उससे लैंड खरीद लिया। क्या बोला मैंने रिसर्च एसोसिएशन को पैसा दिया और रिसर्च एसोसिएशन ने उससे लैंड खरीद लिया। सर आपने जो रिसर्च एसोसिएशन को पैसा दिया है वो आपको मिलेगा कि नहीं 35 सेक्शन 35 में? मैं बोला मुझे क्यों नहीं मिलेगा? बोले वाह सर वो तो लैंड खरीद लिया। अरे यार, मैंने क्या किया है, रिसर्च एसोसिएशन को पैसा दिया है, मैंने रिसर्च एसोसिएशन को पैसा दिया है, मुझे सेक्शन 35 मिल जाएगा। रिसर्च एसोसिएशन आगे उससे लैंड परचेज कर रहा है, उसको वो खर्चा नहीं मिलेगा। अबे मैं अपना सोचूं कि उसका सोचूं? मेरे को तो अपना सोचना है ना। मैंने रिसर्च एसोसिएशन को पैसा दिया, बाद में रिसर्च एसोसिएशन उससे लैंड कर लिया, मेरे को कोई मतलब नहीं। मैंने रिसर्च एसोसिएशन को पैसा दिया, मेरे को सेक्शन 35 मिल जाएगा। आई बात समझ?
ये एक मस्त ट्रिकी पॉइंट लगा था जो मैंने सॉल्व कराया, मेरे को तो मजेदार लगा था सर। ठीक है, इसमें क्यों ही डाउट आता है, ये पॉइंट डाउट का बनता नहीं है स्टूडेंट, क्यों इस पे डाउट पे राम मलिक। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने जो एसेट रिसर्च एसोसिएशन की बात है सर, 5 लाख की एसेट थी, 4 लाख में बेच दिया। ठीक है, 5 लाख की एसेट थी, 4 लाख में मैंने बेच दिया, 5 लाख कॉस्ट थी इसकी, 4 लाख में मैंने सेल कर दिया। तो सरकार बोलती है 4 लाख आपकी क्या मानी जाएगी, पीजीबीपी की इनकम। क्रिस्टल क्लियर। 5 लाख की एसेट थी, मैंने 6 लाख में बेच दिया, तो सरकार बोलती है इस केस में इसके दो हिस्से हो जाएंगे, 5 लाख पीजीपी में जाएगा और 1 लाख कैपिटल गेन में जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है साइंटिफिक रिसर्च को लेके, इसमें क्यों डाउट आता है स्टूडेंट को। 35 एडी, ओ भाई साहब, ये भी 115 बीएससी का चमत्कार है। अब इसमें गलतियां कहां कहां हो रही है ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी गलती बताऊंगा, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी। सर 35 एडी 115 बीएससी अगर आप ऑप्ट करते हो तो नहीं मिलता। ठीक है, 35 एडी 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ करता है। नॉर्मल प्रोविजन में तो आप 35 एडी ले सकते हो, कोई डाउट नहीं है। इसमें गड़बड़ कहां हो रही है, गड़बड़ मतलब इंस्टीट्यूट कहां पर बच्चों को परेशान कर रही है, परेशान ये कर रही है इंस्टीट्यूट, क्या कर रही है, एक क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करती है कि एक बच्चा है जो 115 बीएससी लिया है, ठीक है, और सर उसने बिल्डिंग के पीछे 100 करोड़ खर्चा किया है। ध्यान से सुनना सर, बिल्डिंग के पीछे 100 करोड़ खर्चा किया है। अब अगर 115 बीएससी लिया है तो सर उसको 35 एडी मिलेगा नहीं सर। मान लो वेयर हाउस के लिए, वेयर हाउस के लिए बिल्डिंग के लिए 100 करोड़ खर्चा किए, तो उसको तो सर ये 100 करोड़ का खर्चा मिलेगा नहीं पीएल अकाउंट में। अब यहां पर तो, यहां तक तो स्टूडेंट सही लिखते हैं, पर एक बात बता भाई मेरे, ध्यान से सुन। सर मैंने 115 बीएससी ऑप्ट किया, मेरे को आप 35 एडी नहीं दिए, 100 करोड़ की बिल्डिंग थी, तो भैया 100 करोड़ की बिल्डिंग में 115 बीएससी में 35 एडी नहीं दोगे तो डेप्रिसिएशन भी नहीं दोगे। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं दोगे मेरे को आप ये बताओ, डेप्रिसिएशन क्यों नहीं दोगे उस एसेट पे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं आपको बोल के निकल रहा हूं सर। आपको आज छोटा लग रहा है, पर ये एग्जाम में इतना छोटा पॉइंट है ना कि ये क्लिक ही नहीं करेगा कि सर हम तो डिसअलाउ कर दिए थे 35 एडी, पर याद ही नहीं आया सर डेप्रिसिएशन भी देना था। अरे भैया ऐसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो दे, एडिशनल मत देना, नॉर्मल तो दे भाई। तू तो नॉर्मल भी गायब कर दिया, तू बोलता मैं 35 एडी नहीं दूंगा, मैं बोला ठीक है मत दे, मैं बोला मेरे पास एसेट है डेप्रिसिएशन तो दे, बोले वो काय का, अरे डेप्रिसिएशन तो दो मेरे को, एडिशनल मत दो, नॉर्मल तो दो। ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन वाली बात ना याद नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं बहुत गजब बात है ये। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के पेपर्स में देखा ये चीज होती है, गलती नहीं आता याद कि भैया नॉर्मल तो दे दो, एडिशनल मत दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है 35 एडी का, सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी तो ये छुटपुट सी बातें हैं जो आप याद रख सकते हैं कि स्पेसिफाइड पर्पस के बिजनेस के लिए 8 साल यूज करना है सर, अदर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किए तो उस केस में सर उसको इनकम मान ली जाती है पीजीपी की। सर आपका बिजनेस स्प्लिटिंग अप रिकंस्ट्रक्शन से नहीं होना चाहिए, 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन पुरानी यूज कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है सर। 35D सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें एडजस्टमेंट जो एग्जाम में आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ क्या आ रहा है। इन लोग क्या करते हैं 35D के नाम में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पूरा क्लेम कर लेते हैं एक साथ। आपको ये करना होता है कि सर हमें 150 अलाउ होता है, तो आपको क्या करना होता है 4/5 डिसअलाउ कर देना होता है, क्योंकि आप एक बार में पूरा एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड यही ट्रीटमेंट आता है, कोई ये रॉकेट साइंस इससे कोई ट्रीटमेंट नहीं आ रहा है। हाँ ये वैल्यू निकालना जो है, लिमिट निकालना, ये आपको सीखना चाहिए, लिमिट निकालना आना चाहिए सर। ठीक है, फिर 35DDA सर वॉलेंटरी रिटायरमेंट, ये भी 1/5, इसका भी वही ट्रीटमेंट आता है कि एक पर्सन है जिसने वॉलेंटरी रिटायरमेंट का पूरा एक्सपेंस एक साथ क्लेम कर लिया ना। अच्छा इसमें एक छोटा सा ना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लोग, सेंटेंस लैंग्वेज इंग्लिश खेल के कंफ्यूज करते हैं कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट का ऐसे लिख देते हैं एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन वॉलेंटरी रिटायरमेंट, इतना लिख के छोड़ देते हैं। जब अगर इतना लिख के छोड़ देंगे ना तो आप समझ जाना कि वो पूरा ही एक्सपेंस है, हमें 1/5 अलाउ होगा, और अगर उसने माइनस कर चुका होगा वॉलेंटरी रिटायरमेंट का खर्चा तो हम 4/5 ऐड कर लेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लैंग्वेज से खेलते हैं लोग, इसमें कोई टफ टिपिकल नहीं होता। सेक्शन 36 इसमें ना मुझे जो सबसे जबरदस्त वाला पॉइंट लगा वो तो ये है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, अति में इंपॉर्टेंट। अब इसको लेके स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लीज ध्यान से सुनना, स्टूडेंट लेके कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। हो ये रहा है सर कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया, तो एक स्टूडेंट कंफ्यूज इसलिए है
क्योंकि सर वो ATCCD की डिडक्शन भी पड़ता है और यहाँ PGP में भी पड़ता है सर। अब मैं आपको ना एकदम शॉर्ट सिंपल क्रिस्प में बताता हूँ जहाँ स्टूडेंट फंस रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना सर, प्लीज ध्यान रखना। वर्धमान सर बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना PL अकाउंट बनाने बैठे हैं, ठीक है। तो वर्धमान सर जो एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो एज एन एक्सपेंस क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोला मैं, एक्सपेंस जो क्लेम करेंगे वो यहां पर क्लेम करेंगे। और जो वर्धमान सर ATCCD में कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, फिर बाद में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, 14% तक कर सकते हैं। 14% ऑफ सैलरी प्लस DA वाला 14% कर सकते हैं सर। सर पहला क्वेश्चन, सर ये नॉर्मल और 115 BSc दोनों 14% कर सकते हैं? हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये मैं PGEP की इनकम निकाल रहा हूं, मैं डिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं PGEP में बात कर रहा हूं। PGEP में चाहे सर 115 BSc आउट करो चाहे नॉर्मल प्रोविजन आउट करो, एक एम्प्लॉयर जो एक्सपेंस है वो 14% क्लेम कर सकता है, एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। पर 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 बात जब डिडक्शन की आती है, बात जब डिडक्शन की आती है, तो आप एक बात समझो, एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर डिडक्शन में तो हम पढ़ के आए कि सर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, वहां पर तो परसेंटेज 10 भी है, 14 भी है, और 14 वहां पर 115 BSc के केस में, नॉर्मल के केस में 10% है। सर वहां कैसे करेंगे फिर? बात ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर जो डिडक्शन है, ध्यान से सुनो, जो डिडक्शन है वो कौन क्लेम करेगा? एम्प्लॉय क्लेम करेगा। तो जब एम्प्लॉय की रिटर्न डालने बैठोगे ना सर, तब आप सोचना, क्या बोला मैं आपको, देखो मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने आपको नौकरी में अपने अंडर रखा सर, ठीक है, मैं आपके ब्याह में ATCCD में पैसा डालता हूं, तो मैं तो PGEP में एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लूंगा। अब आप ध्यान से सुनो सर, आप भी ATCCD में पैसा डालते हो सर, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। मैं जो पैसा डाला मैंने PL अकाउंट में एक्सपेंस क्लेम कर लिया, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब होता ये, कल के दिन मैं अपनी रिटर्न डाला, मैं फ्री हो गया, मैं अपनी, क्योंकि मैंने तो एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लिया था। अब ये ATCCD में जो मैं आपके लिए पैसा डाला हूं, कल के दिन आपको पैसा मिलेगा ना सर, आप ही को पैसा मिलता है ना, आप लोग डिडक्शन क्लेम करते हैं। कौन डिडक्शन क्लेम करेगा? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्लेम करेगा डिडक्शन। एम्प्लॉय किस चीज की डिडक्शन क्लेम करेगा सर? वो ATCCD में जो वो खुद कंट्रीब्यूट किया है और उसके लिए जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किया है। तो हम एम्प्लॉय का देखेंगे कि एम्प्लॉय नॉर्मल प्रोविजन में कि 115 BSc में, फिर वो एम्प्लॉय अपना नॉर्मल और 115 BSc देखेगा और उसके हिसाब से फिर वो अपना डिडक्शन का परसेंटेज डिसाइड करेगा। क्लियर हुआ ये सबको? क्रिस्टल क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें, कंफ्यूज मत हो सर, मैं तो एम्प्लॉयर हूं ना, मैं तो PL अकाउंट में एज एन एक्सपेंस क्लेम कर रहा हूं ना, मैं तो वैसे भी क्लेम कर रहा हूं जो ATCCD में मैं कंट्रीब्यूट करता हूं, मैंने जो कंट्रीब्यूट कर लिया, मैं 14% कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं कर दिया। अब एम्प्लॉय जब अपना क्या बोलते हैं रिटर्न फाइल करेगा और डिडक्शन क्लेम करेगा, तब वो चेक करेगा सर कि मैं नॉर्मल प्रोविजन में हूं कि 115 BSc में हूं, उसके बेसिस में डिसाइड करेगा कि एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो मुझे कितना अलाउ होगा। क्लियर हुआ ये सबको? बैठा है दिमाग में? बहुत सारे स्टूडेंट को इसको लेके कंफ्यूजन थी, मैंने ये कंफ्यूजन इसलिए क्लियर करी क्योंकि सर मैंने इसके टॉप 56 और टॉप 46 क्वेश्चंस जो कराए हैं PGEP के, उसमें भी, मतलब टोटल इनकम के, उसमें भी ये चीज समझाया है सर। अरे वो एम्प्लॉय देखेगा ना, मैं तो एम्प्लॉयर, मैं तो अपना एक्सपेंस क्लेम करके साइड हो गया ना, अब एम्प्लॉय देखेगा। आप लोग क्या कर रहे हो पता है, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? क्योंकि आप लोग डिडक्शन भी सोच रहे हो, PGEP भी सोच रहे हो, ठीक है, आप लोग एम्प्लॉय का भी साथ में सोच रहे हो, एम्प्लॉयर का भी साथ में सोच रहे हो। भैया अभी आप एम्प्लॉयर की इनकम निकालने बैठे हो, एम्प्लॉयर का सोचो, जब एम्प्लॉय करेगा तो एम्प्लॉय का सोचना, दोनों एक साथ क्यों सोच रहे हो? दोनों एक साथ सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना सर, ये चीज ध्यान रखना होता है आपको, ठीक है। आई पर्सनली थिंक ये चीज अब क्लियर हो गई होगी, इसमें अब डाउट नहीं आएगा सर। तो एम्प्लॉयर, ध्यान दो सर, एम्प्लॉयर 14% मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकता है, मैक्सिमम 14% कर सकता है, उससे ज्यादा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। क्लियर हुआ सबको ये? बैठा दिमाग में? अच्छा, एक ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी बड़ा प्यारा है सर, मेरे को तो ये पॉइंट अच्छा लगता है, जब जब एग्जाम में आता है बैंड बजा देता है सर।
सर मान लो मैं एम्प्लॉय हूं और आप लोग एम्प्लॉयर, या ठीक है चलो मैं ही एम्प्लॉयर आप लोग एम्प्लॉय, ठीक है। मैं ना मैं प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करने जा रहा था आपके, तो आप लोग मेरे पास आए और आप लोग मेरे को बोले सर आप तो जा ही रहे हो प्रोविडेंट फंड में जमा करने, एक काम करो हमारा भी पैसा लो, हमारा भी पैसा प्रोविडेंट फंड में जमा कर देना। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो मैं बोला ठीक है यार मैं तो जा ही रहा हूं, मेरा भी पैसा जमा कर दूंगा, तुम्हारा भी जमा कर दूंगा, ठीक। मैं जो अपना पैसा जमा करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो अपना पैसा प्रोविडेंट फंड में जमा करता है या रिस्पेक्टिव फंड में जमा करता है, उसके पास जमा करने का टाइम पीरियड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है। रिटर्न फाइल करने के पहले एम्प्लॉयर को उस फंड में पैसा जमा कर देना है, अपना पैसा। पर जो वो एम्प्लॉय का पैसा लिया है और वो जो एम्प्लॉय का पैसा भी जमा करने जा रहा है, एम्प्लॉय का पैसा उसको रिस्पेक्टिव फंड की ड्यू डेट, नॉट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, रिस्पेक्टिव फंड की ड्यू डेट, याद रखना सर, रिस्पेक्टिव फंड की ड्यू डेट, रिस्पेक्टिव फंड की ड्यू डेट। इसमें एग्जाम में प्रोविडेंट फंड का ही क्वेश्चन आता है कि सर कोई एक एम्प्लॉयर था जिसको एम्प्लॉय का मार्च का पैसा जमा करना था और 15 अप्रैल तक जमा करना चाहिए था, वो जाके जमा किया 20 अप्रैल को, वो जाके जमा किया 20 अप्रैल को। तो सर इस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, जो एम्प्लॉय का पैसा है उसको एम्प्लॉयर की इनकम मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी मतलब पीजीवीपी के क्रेडिट में दिखाया जाएगा। सर समझ आया, बैठा है दिमाग में। ये छोटा सा पॉइंट है जिसपे बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, ठीक है। इसके अलावा ये छोटा सा है, ध्यान रख सकते हो कि फैमिली प्लानिंग का खर्चा सिर्फ कंपनी को मिलता है, ठीक है। बेड डेट, इसको लेके एक बहुत बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि सर बेड डेट के साथ कहानी क्या होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि ना बेड डेट को लेके एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं और थोड़ा सा एग्जाम्पल फ्रेम करता हूँ मैं कि सर मान लो मेरा बेड डेट था, मेरा बेड डेट था 4 लाख रुपीज़ का। एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट इसी अमाउंट का पूछा था, बेड डेट था 4 लाख रुपीज़ का, ठीक है। अलाउ किया था गवर्नमेंट ने मुझे, ठीक है, 2.5 लाख, और ठीक है रिकवर हुआ था मुझे 3 लाख रुपीज़। शायद इसी टाइप से एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था सर कि सर मेरा बेड डेट हुआ था 4 लाख रुपीज़ का, गवर्नमेंट ने उस टाइम मुझे अलाउ किया था 2.5 लाख की अलाउ किया था, बाद में रिकवर हुआ है सर 3 लाख रुपीज़। अब उस स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि सर कितना मेरा टैक्सेबल होगा, शायद यही था क्वेश्चन, या कुछ फिगर चेंज थी। तो सिंपल इसमें बात इतनी सी थी कि सर जब मेरा 4 लाख का बेड डेट था आपने 2.5 लाख अलाउ किया था, कितना अलाउ नहीं किया था, 1.5 लाख अलाउ नहीं किया था। क्रिस्टल क्लियर। अब जब मुझे ये 3 लाख रिकवर हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, 3 लाख में सबसे पहले माइनस कर लूंगा वो वाला पार्ट जो आपने मुझे अलाउ ही नहीं किया था, ठीक है। तो आपने 1.5 मुझे अलाउ नहीं किया था, वो मैंने माइनस कर लिया, बचा कितना 1.5 लाख, ये टैक्सेबल होगा। ये एक बेड डेट को लेके डाउट था स्टूडेंट को, इसलिए मैंने ये बताया। वैसे तो मैंने टॉप 46 क्वेश्चन में भी कराया, 56 में भी कराया, बट स्टूडेंट को डाउट था तो मैंने इसीलिए ये बताया सर, इसीलिए मैंने ये बताया कि ये बहुत स्टूडेंट को बेड डेट को लेके डाउट है। एकदम सिंपल, इसमें इतना याद रखना, कंसेप्ट एकदम सिंपल है। कितना मेरा बेड डेट हुआ, आपने कितना अलाउ किया, अब जितना भी मेरा रिकवर होगा ना, उस रिकवर में से सबसे पहले मैं वो वाला पार्ट हटा देता हूं जो आपने मुझे अलाउ नहीं किया, जो आपने मुझे अलाउ नहीं किया, ठीक है। अब एक स्टूडेंट बोला सर मान लो एक और एग्जाम्पल ले लो कि सर इसी में ये अलाउ वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, अगर अलाउ मान लो 3 लाख कर देते पहले बेड डेट आपको, तो फिर आप क्या करते सर, फिर मैं बोलता यार रिकवर कितना हुआ, बोले सर रिकवर आपका 3 लाख रुपीज हुआ। मैं बोला फिर कितना मुझे पहले अलाउ नहीं किया गया था, बोले सर देखो 4 लाख का बेड डेट था, 3 लाख आपको अलाउ किए थे, मतलब 1 लाख वो था जो आपको पहले अलाउ नहीं हुआ था। तो मैं बोला जितना भी रिकवर हुआ है उसमें से 1 लाख जो पहले अलाउ नहीं हुआ था, जो इस बार
बचा हुआ है 2 लाख, यही टैक्सेबल होगा सर। जो पहले अलाउ नहीं हुआ था वो माइनस करूंगा, बचा वाला ही टैक्सेबल दूंगा। सर इसका लॉजिक क्या है? देखो लॉजिक ये बोलता है सर, मैं सरकार को ये बोलता हूँ भाई पहले तो मेरा वो रिकवर हुआ जो तूने अलाउ नहीं किया, उसके बाद वो रिकवर हुआ कि क्या बोलते हैं जो तूने मुझे अलाउ किया था। अब इसकी डिटेल लॉजिक में मत जाओ, क्योंकि डिटेल लॉजिक हमारे लिए अभी एग्जाम के लिए काम का नहीं है सर। ये समझ आया क्या कहानी है? क्रिस्टल क्लियर कहानी समझ आई? बेड डेट का ट्रीटमेंट समझ आया? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बेड डेट को लेकर बहुत डाउट है स्टूडेंट्स को, तो मेरे हिसाब से अब ये डाउट नहीं आना चाहिए सर। जनरल आपको नहीं पढ़ना चाहिए, आखिरी दिन सेक्शन 37 में अगर आपको पढ़ना है तो इसको एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है, इसको रीड कर सकते हो और इसमें ये वाला पॉइंट पढ़ना चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट रहता है। अमेंडमेंट है, पूछा नहीं है अभी तक, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर, कि सर मैंने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया सर कोई लॉ का, ठीक है, और उस लॉ के कॉन्ट्रावेंशन को मैं सेटल करवाना चाहता हूं सर, ठीक है। मान लो मैंने जीएसटी में कोई कॉन्ट्रावेंशन, हाँ एक अच्छा पॉइंट याद आया, मस्त है, एक बहुत अच्छा पॉइंट है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर एसजीएसटी पेनल्टी या सीजीएसटी पेनल्टी ऐसा कुछ भी दिया रहे पीएल अकाउंट में तो हम उसको अलाउ करते हैं कि नहीं? देखो मैंने सिंपल उसको एक चीज समझाया, अगर कोई भी पेनल्टी हो ड्यू टू इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ हो, लॉ तोड़ने के कारण हो, तो वो आप अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर कंपनसेटरी नेचर की हो तो आप अलाउ करते हैं। सर हम एग्जाम में क्या माने, आप कभी भी पेनल्टी को अगर कुछ ना दिया रहे तो आप इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ मानेंगे और वो डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है। चाहे एसजीएसटी की पेनल्टी हो, सीजीएसटी की पेनल्टी हो, कोई भी लॉ की पेनल्टी हो, ड्यू टू इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ लिखा रहा आप उसे डिसअलाउ कर देना, कंपनसेटरी नेचर का रहा अलाउ कर देना। सर एसजीएसटी और सीजीएसटी का इंटरेस्ट दिया हुआ रहे तो आप उसे अलाउ कर देना। बात समझ आई? क्लियर हुआ है सबको? ठीक है। उसके बाद कहानी ये तो बहुत सिंपल है सर, सीएसआर एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इन मैगजीन पब्लिश बाय द पॉलिटिकल पार्टी, ये सब तो सिंपल है। सेक्शन 40 की कहानी आती है डिसअलाउंसेस। इसमें बहुत सिंपल है सर, अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्सन को आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हैं सर, और आपने उसका टीडीएस नहीं काटा, चाहे आप इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एनी अदर सम, टीडीएस नहीं काटा तो वो खर्चा आपको डिसअलाउ हो जाता है। ये एकदम सिंपल और 100% डिसअलाउ होता है, ठीक है। इससे कोई एकदम टिपिकल कुछ नहीं आता है सर, टिपिकल कुछ नहीं आता है। आपको सिंपल है सर, टीडीएस डिडक्ट करना है और डिडक्ट करके पे भी करना है गवर्नमेंट को। सिर्फ डिडक्ट करने से काम नहीं चलेगा, डिडक्ट करके पे भी करना है सर, ठीक है। अगर आपने टीडीएस काटा है और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले पे नहीं किया है तो भी डिसअलाउ हो जाएगा। टीडीएस काटना भी है एंड पेमेंट भी करना है, ठीक है, ध्यान रखना। टीडीएस काटना भी है और पेमेंट भी करना है, टीडीएस काटना भी है और पेमेंट भी करना है, ये चीज का ध्यान रखना। इसमें तो यही है, रेसिडेंट को पेमेंट करोगे टीडीएस काटे ही नहीं हो या काट के पे नहीं किए हो तो 30% डिसअलाउ, ये सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा खास। एक ये वाला पॉइंट कभी कभी आ जाता है, टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। एम्प्लॉय के बिहाफ में एम्प्लॉयर टैक्स पे कर देता है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स में, कार में, घर में, तो उस केस में वो खर्चा अलाउ नहीं होता है सर एम्प्लॉयर को, क्योंकि वो एम्प्लॉयर का खर्चा नहीं है सर, वो तो एम्प्लॉय का था, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, अलाउ नहीं होता है सर, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है सर। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है मेरे लिए, मेरे को तो लगता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर इसमें ना लिमिट रिवाइज हुई है, तो लिमिट रिवाइज के बेसिस में अमेंडमेंट है तो क्वेश्चन आ सकता है सर कि सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो, नॉन वर्किंग पार्टनर को पे कर रहे हो तो अलाउ नहीं होता है, वर्किंग पार्टनर को पे करते हो तो अलाउड है। इंटरेस्ट आपको 12% सिंपल इंटरेस्ट अलाउड है। आप रेम्यूनरेशन को रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं कर सकते, प्रोस्पेक्टिव चेंज कर सकते हो, ये ध्यान रखना। और ये लिमिट जरूर एक बार देख के जाना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट है अमेंडमेंट है तो आपसे उसमें पूछ सकता है यार, क्या बोलते हैं उसको, एमसीक्यूज और केस सिनेरियो में पूछ सकता है सर, ठीक है। ये तो भारी इंपॉर्टेंट है। एक कल ही मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर एक बात बताओ, मैंने ना अपने ब्रदर को, मैं बोला हाँ ठीक है तेरा भाई है, क्या दिक्कत है? बोले सर भाई को ना 40,000 का गुड्स था, 30,000 में बेच दिया, सेक्शन 42 में डिसअलाउ करोगे? मैं बोले नहीं। बोला वाह सर कम में तो बेच दिया ना। मैं बोले यार ध्यान से नहीं देखा भाई, तू ध्यान से नहीं देखा, तू फिर गलत पढ़ रहा है उस सेक्शन को।
सेक्शन 48(2) तब अप्लाई होता है सर जब आप एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट्स करो। मैं बोला तू अपने भाई को पेमेंट नहीं किया है भाई, तूने उससे पैसा लिया है, पेमेंट नहीं किया है, उसको कुछ पेमेंट नहीं करने जा रहा है, तेरा भाई तेरे को पेमेंट करेगा, तूने तो बेचा है ना। ये आपका पेमेंट के टाइम लगता है, खर्चे के टाइम होता है, ये ध्यान रखना। छोटी बात है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये ध्यान रखने वाली बात है, ये पेमेंट पे होता है। ठीक है, ये पेमेंट पे होता है। आप किसी को 40,000 का माल 30,000 में बेच दो, आपका भाई था, फैमिली मेंबर था, 40 का 30 में बेच दो, नहीं अप्लाई होगा ये सेक्शन। ये अप्लाई तब होगा जब आप अपने भाई को सैलरी में रखो और उसको सैलरी 30,000 दे रहे हो। ठीक है, जबकि वो डिजर्व 15,000 ही करता है सर, उसके पास कोई प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है सर। तो उस केस में जो आप 15,000 एक्सेस एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो डिसअलाउ होता है सर। ठीक है, ये पेमेंट्स पे, ये छोटी बात थी जो बताने लायक थी सर। अच्छा, एक और मस्त वाली बात बताता हूं, कोई ध्यान नहीं देता है। अगर मान लो कभी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें सेक्शन 40A(2) और सेक्शन 40A(3) एक साथ अप्लाई हो जाए, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप किसी स्पेसिफाइड पर्सन, अपने ब्रदर वदर को पेमेंट कर रहे हो सर, स्पेसिफाइड पर्सन या रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हो, एक्सेसिव अनरीजनेबल पेमेंट भी किए और कैश में भी किए, अगर दोनों सेक्शन अप्लाई एक साथ हो जाए तो हमेशा ध्यान रखना, पहले सेक्शन 48(2) अप्लाई करना, उसके बाद 48(3) अप्लाई करना। आप चाहो तो मेरी ना कंपाइलर है, क्वेश्चन बैंक है, मैंने गूगल ड्राइव में शेयर किया है, उसमें ना पीजीबीपी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है मेरे को, उस क्वेश्चन में ना मिस्टर बंसल वाली कहानी है सर। ठीक है, मिस्टर बंसल वाली वो एक लौता क्वेश्चन है जिसमें मैंने ये चीज सिखाया है कि सर सेक्शन 48(2) और 48(3) अगर एक साथ आ जाए तो उस केस में सर पहले आप 48(2) अप्लाई करेंगे, उसके बाद 48(3) अप्लाई करेंगे। कोई रॉकेट साइंस बात नहीं कर रहा हूं, बट ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, इन केस अगर आ गया तो। ठीक है, टिपिकल पेपर बनाना चाहे तो। उसके बाद 48(3) में इसमें ये ध्यान रखना, क्रॉस चेक को ये कैश मानते हैं सर, ये आप ध्यान रखेंगे सर, क्रॉस चेक को ये कैश मानते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बाकी तो ट्रांसपोर्ट वालों के लिए 35,000 की लिमिट है, ये सब तो सिंपल है सर। ठीक है, उसके बाद कुछ केसेस है जहां पर ये कैश की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। इसमें एक पॉइंट याद रख सकते हो कि एग्रीकल्चर वाला याद रख लेना, और इसमें एक एग्रीकल्चर वाला याद रख लेना, जहां पर कोई बैंक्स नहीं है, एक ये याद रख लेना कि एग्रीकल्चर वाले को पेमेंट करो तो 10,000 से ज्यादा कर सकते हो। अच्छा, वो 10,000 की लिमिट ना इन अ सिंगल डे है ना, टू अ पर्सन, याद रखना। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट ये याद रखना कि अगर स्ट्राइक्स हो, लॉकआउट्स हो, या कुछ भी हो, संडे हो, छुट्टी हो, हॉलीडे हो, तो उस केस में आप 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना ना। नहीं तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि सर बैंक्स की स्ट्राइक्स थी, तो स्ट्राइक होने के कारण सर उसने 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट कर दिया, क्या चलेगा? नो, नहीं चलेगा। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स या हॉलीडेज नहीं चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें इन केस अगर कभी कभी कंफ्यूज करना रहा तो ये पॉइंट आ सकता है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है सर, वेयर द पेमेंट इज मेड टू एन एम्प्लॉय ऑफ द एसएससी। ठीक है, ये रिट्रेंचमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह का पे कर रहे हैं, डेथ रेजिग्नेशन के केस में तो 50,000 की लिमिट है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या है इसमें, एक ये ग्रेच्युटी फंड वाला पॉइंट बताता हूं। अभी ग्रेच्युटी वाले पॉइंट में ना एक मस्त वाली चीज बताता हूँ। मतलब पहले इंस्टीट्यूट इसको छेड़ती थी, आजकल नहीं छेड़ती, पता नहीं क्यों सर। ग्रेच्युटी में ना प्रोविजन देखो, नॉर्मली इनकम टैक्स में प्रोविजन अलाउड नहीं होते, बट प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ठीक है, प्रोविजन फॉर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड ऑन एक्चुरियल बेसिस अगर ये मिला एग्जाम में तो उसको अलाउ कर देना। वापस रिपीट कर देता हूं, प्रोविजन फॉर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड ऑन एक्चुरियल बेसिस, ये अलाउ कर देना। दूसरा, अगर आपको दिया रहा है कि प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फंड बनाया है जिसमें से जितना फंड बनाया उतने का इस साल पेमेंट भी करने वाला है, तो अलाउ कर देना। अगर आपने प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फंड बनाया है बट उस फंड में से आज कुछ इस साल पेमेंट नहीं होने वाला है तो वो आप अलाउ मत करना। समझ आया? ये 2-3 टिपिकल पॉइंट है जो मेरे को लगा मैंने आपको बताया। सेक्शन 41 तो ये बहुत अच्छा है, ये मेरे को अगर कंफ्यूज करना रहा तो इसमें मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। एक आपको एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक क्रेडिटर था जिसको मेरे को 10,000 पेमेंट करना था, तो मैंने क्रेडिटर को बोला भैया 1 महीने का समय चाहिए, बोले दिया। मैं अगले दिन ही मेरे पास पैसा आ गया, मैं क्रेडिटर के पास दौड़ भाग के गया, ले अपना पैसा ले।
क्रेडिटर बोला वाह एक दिन मिला दिया पैसा, जा 500 रुपए का डिस्काउंट दिया तेरे को मैं। तो प्रैक्टिकली सर मैंने अपने क्रेडिटर की लाइबिलिटी कितनी बुक की थी, 10,000 की, कितना पेमेंट करना पड़ा, 9500, 500 का डीम प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने जब परचेज में दिखाया होगा तो पूरा 10,000 डाल दिया होगा, पर सर अभी तो मेरे को 500 कम पे करना पड़ा, तो 500 का डीम प्रॉफिट। ठीक है सर, इसका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन मिलता है, आपको वर्ड लिखा रहता है सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, ये वर्ड मिलता है, रुको ये कहीं मिलेगा क्या, यहाँ ये रहा देखो, सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, इस वर्ड से मिलता है सर। अगर ये सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी बोलेगा तो ये हमारी इनकम है, इसका ध्यान रखना सर। ठीक है, इसके बाद 43B, इसने कैसे भूल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये पीजीपी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें ध्यान रखना, इसमें ये टैक्स, कोई भी टैक्स अदर देन इनकम टैक्स को मत ले आना, कोई भी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स हो सकता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स हो सकता है, कोई भी टैक्स, ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज वगैरह तो नहीं होती अब, कस्टम ड्यूटी, फिर भी एक्साइज बोल दिया तो याद रख लेना भाई, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे सर। टैक्स में जीएसटी भी याद रखेंगे सर, बिल्कुल याद रखेंगे सर। ठीक है, सेस, सेस में जीएसटी कंपनसेशन सेस बिल्कुल आ सकता है सर, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है सर। फीस, अब ये फीस तो कोई भी फीस हो सकती है सर, कोई भी फीस, आप कंपनी लॉ से रिलेटेड फीस वगैरह रहती है, लॉ में फीस वगैरह बहुत सारी रहती है, फीस, ठीक है, टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, फीस याद रखना। आप मेरे को याद सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो ऑडिट फीस, मेरे को तो सबसे प्यारी है सर ऑडिट फीस, ठीक है, तो आप ऑडिट फीस याद रख सकते हो बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। ठीक है, एम्प्लॉयर वाला कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड वगैरह में, बोनस कमीशन ये पता है, लीव इन कैश पता है, रेलवे एसेट पता है, इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट। 43B सिंपल प्यारा सा है, ये बोलता है सर, अच्छा इसमें भी एक कई सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्टूडेंट के डाउट है। पहले तो 43B ये बोलता है सर कि ये सब जो लिस्ट है इन सब का अगर आप पेमेंट करोगे तभी हम आपको अलाउ करेंगे, अदरवाइज अलाउ नहीं करेंगे सर। और आपको पेमेंट कब तक करना है, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपको पेमेंट करना है, तभी हम आपको ये खर्चा अलाउ करते हैं, अदरवाइज ये खर्चा नहीं अलाउ करेंगे। इस साल तो अलाउ नहीं करेंगे, फिर आप जिस साल इसका पेमेंट करेंगे उस साल हम आपको ये खर्चा अलाउ कर देंगे। ये क्रिस्टल क्लियर हुआ, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। इसमें ना एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन है जो एक्रूअल बेसिस में बुक्स बना रहा है, ध्यान से सुनना सर, एक्रूअल या मर्केंटाइल सिस्टम में बुक्स बना रहा है, तो भी क्या सेक्शन 43B अप्लाई होगा? मैं बोला हाँ, क्यों नहीं होगा, 43B में जो चीजें लिस्ट दी हुई है उन सब केसेस में तो 43B अप्लाई होगा और आपको अप्लाई करना होगा। इसलिए जब आप रेगुलर क्लासेस में पढ़ते हो तो यहां पर 43B में लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी इन द अदर सेक्शंस, बाकी सब में क्या लिखा है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 43B सबको ओवरराइड करके बोलता है भैया इन सब चीजों का पेमेंट होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखने वाली बात। इसमें एक छोटी सी बात ये फंसते हैं, जो मैंने इसका क्वेश्चन भी कराया सर MSME का, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसका मैंने क्वेश्चन जो कराया बेहतरीन क्वेश्चन कराया सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन कराया। आरटीपी एमटीपी का किसका याद भी नहीं है, इतने क्वेश्चन करा चुका हूं अब तो याद भी नहीं है सर। इसमें याद रखना माइक्रो और स्मॉल कवर होते हैं, मीडियम्स कवर नहीं होते, ठीक है। इसमें ना एग्रीमेंट, हाँ एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हुआ था, कौन सा था, विद एग्रीमेंट और विदाउट एग्रीमेंट वाली कहानी है सर, 45 डेज और 15 डेज वाली कहानी है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन क्या पूछा था, चलो मैं बताता हूं, याद आ गया मेरे को सर। MSME है, मार्च में ट्रांजैक्शन हुआ है, एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड है, 45 डेज। 45 डेज मतलब आप समझ लो 15 अप्रैल तक टाइम पीरियड है सर पेमेंट करने का, यही टाइम पीरियड है। मान लो उसने 4 अप्रैल को पेमेंट कर दिया, ये प्रीवियस ईयर है 24-25 और ये है 25-26, इसने 4 अप्रैल को पेमेंट कर दिया। तो क्वेश्चन ये था स्टूडेंट का, सर क्या ये 24-25 में अलाउ हो जाएगा? मैं बोला हाँ, क्योंकि 45 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया, उसी साल अलाउ हो जाएगा सर, बिल्कुल अलाउ हो जाएगा। पर स्टूडेंट बोला सर वो तो अगले साल डेट चले गई, डेट अगले साल चली गई, बट सर ये 45 डेज के अंदर कवर हो गया, समझ आया। एक स्टूडेंट बोला सर मान लो 15 नहीं, फिर ये 20 अप्रैल को पेमेंट करता तो फिर मैं इसको 25-26 में अलाउ करता। ये एक स्टूडेंट का डाउट था और मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, ठीक है। इसके बाद ये तो बाकी सिर्फ सिंपल है।
ये एक पॉइंट याद रखना, इसका अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछ सकता है सर कि लोन बोरोइंग और एडवांसेस को आप अगर डिबेंचर या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करते हो तो भी पेमेंट नहीं माना जाता। अभी तक पूछा नहीं एग्जाम में, याद रख सकते हो। 43 CA आई पर्सनली थिंक ये बहुत सिंपल होता है सर, क्योंकि ये बिल्डर के लिए होता है। फिर वो हम 50C से भी कनेक्ट करके इसको सीखते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से लड़ाई लड़ते हैं, ये बहुत सिंपल होता है सर। 44AA आई पर्सनली थिंक इसमें कुछ इतना टिपिकल है नहीं। इसमें अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो ये वाला रख सकते हो सर कि स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के केस में 1,50,000 इन ऑल 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स देखा जाता है। तीनों साल में 1,50,000 से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा इतना कुछ खास है नहीं, इसमें इतना बड़ा कुछ है नहीं, टिपिकल है नहीं। ये आप रीड करो तो भी हो जाता है, बुक्स 6 ईयर तक मेंटेन करते हैं। 44AB ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसका केस सिनेरियो आया ना सर, बैंड बजा देगा अगर आप ध्यान नहीं दिए तो। 44AB टैक्स ऑडिट का है। टैक्स ऑडिट में इन्होंने क्या बोला सर, ध्यान दीजिएगा सर, 3 लिमिट है, 1, 2, 10। वापस रिपीट करता हूं, 1, 2, 10। एक जनरल लिमिट है, 2 44AD वालों के लिए, और 10 सर कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज है जिनको 10 करोड़ की लिमिट मिलती है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो ये 10 करोड़ वाले के ही आने के चांसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ध्यान देना सर, एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग, आप ऑल अमाउंट का मतलब नहीं समझ रहे हो। ऑल अमाउंट का मतलब आप समझो मेरी बात, ऑल अमाउंट रिसीव, पूरा जितना भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, ठीक है, उसमें से 5% से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। ऑल अमाउंट रिसीव्ड, ऑल रेवेन्यू और कैपिटल दोनों कवर करते हैं। और यहां पर भी जो ऑल पेमेंट है ना सर, उसमें भी रेवेन्यू और कैपिटल दोनों कवर करते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इनकेस अगर एमसीक्यू केस सिनेरियो में इसको ये रेवेन्यू कैपिटल ऐसे करके आपको बाइफरकेट करके दिया तो कंफ्यूज मत होना, ये ध्यान रखना। ऑल रेवेन्यू कैपिटल दोनों इंक्लूड करते हैं, नहीं क्लिक करता एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, इस इतने में बात नहीं रुकती ना, यहां तक होता तो हर स्टूडेंट याद रख लेता। इसके बाद भाई साहब ने बीच में एंड दे दिया। एंड मतलब आपका जितना रिसीव हुआ है वो भी 5% से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए, एंड पेमेंट जो हुआ है वो भी 5% से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें 5% ज्यादा कैश में नहीं होनी चाहिए। मजेदार है, मेरे हिसाब से तो मजेदार है, बेहतरीन, अल्टीमेट, मजा आ जाता है सर इसमें देख के। इस पे गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। बाकी तो ऐसा सिंपल है, इसमें ऐसा कोई ध्यान, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। 44AD, अगर मुझसे कोई पूछता ना कि सर इसमें कुछ पूछने लायक है, मैं बोला हाँ है। एक तो 44AD किसको मिलता है किसको नहीं मिलता, नॉट LLP और 10AA, ये दो को तो स्पेसिफिक याद रख लेना सर कि ये दो को तो नहीं देते हम 44AD, ठीक है। 44AE वालों को तो देंगे नहीं। इसमें ना ये वाला ध्यान रखो, मैं आपको सिखाता हूँ, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट। अगर MCQ केस सिनेरियो में पूछना रहा तो मैं तो आग बंद कर। अच्छा, पूरे इनकम टैक्स के लिए क्रॉस चेक को कैश माना जाता है, चाहे 43(1) के लिए बोल लो, चाहे 48(3) के लिए बोल लो, चाहे यहां के लिए बोल लो, चाहे वहां के लिए बोल लो, चाहे कहीं के लिए भी बोल लो, क्रॉस चेक कैश है, ये ध्यान रखेंगे सर, ठीक है। इसमें ना मेरे को जो लगता है इंपॉर्टेंट, अब बड़ा गजब है, यहां पर भी 5% है सर, ऊपर भी तो 5% पर क्या थे, दोनों सेम है नहीं, यहां 5% ऑफ टर्नओवर है, और ऊपर जो 5% था वो ऑल अमाउंट रिसीव का था। मेरे को कौन सी आरटीपी याद नहीं आ रहा है साला, कौन सी आरटीपी का क्वेश्चन है याद नहीं आ रहा है, पर बड़ा गजब क्वेश्चन था जब ये अमेंडमेंट था। तो अभी तक इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं पूछा, एग्जाम में तो टच भी नहीं किया, फाइनल वालों के टच किया, इंटर वालों के तो टच भी नहीं किया। पर मेरे को तो ये ध्यान रखने वाली बात लगती है, 44AB और 44AD लिमिट अप्लाई जो 5% वाली करेंगे आप उसमें ध्यान रखेंगे। AB में टोटल अमाउंट देखते हैं, कैपिटल रेवेन्यू दोनों। AD में 5% ऑफ टर्नओवर, सिर्फ टर्नओवर, मेरे को रेवेन्यू से मतलब है, कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, छोटी बात, ध्यान रखने वाली बात। बाकी तो 8-6% आप पढ़ते ही हैं, इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन है नहीं सर, इसमें क्या ही दिक्कत आएगी आपको, नहीं इसमें नहीं। ये आपने पढ़ा है सर कि 44AD अगर आप 8% या 6% से कम क्लेम करते तो नेक्स्ट 5 ईयर्स आपको ये मिलता नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा पूछ लिया था मुझसे कि सर अगर मैंने 44AD, ADA और AE लिया तो आप बोलते सर सेक्शन 30 से लेकर 38 तक कुछ अलाउ नहीं होता, मैं बोला हाँ नहीं होता।
बोले सर मान लो सेक्शन 40 की डिसअलाउंसेस होगी तो वो होगी कि नहीं? मैं बोला वो क्यों नहीं होगी, वो क्यों नहीं होगी? तो एक स्टूडेंट बोल दिया फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी माइनस करने दे। तो मेरे भाई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में होता है, वो नहीं माइनस करने वालेगा। तो बोला फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस करने दे। तो मैं बोला ले ले, वो सेक्शन 73 में होता है, तू ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस कर ले, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मतलब काफी काम की होती है। इसमें भी 5% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट याद रखना सर, ठीक है, ध्यान रखना ये 44 AD और ADA में, ठीक है। बाकी यही तो सर ये गुड्स कैरियज को लेकर रहते हैं, 10 से ज्यादा गाड़ियां नहीं होना चाहिए सर, ठीक है, एक दिन भी नहीं, एक दिन भी नहीं। और पुट टू यूज से हमें कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पर पुट टू यूज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। आपने ट्रक खरीदी, 1 मिनट के लिए भी खरीदी तो वो ट्रक को 10 की काउंटिंग में काउंट कर लेते हैं सर। आप यूज करो ना करो, साल भर खड़े रख दो, हमें कोई मतलब नहीं है सर, वो 10 की काउंटिंग में होता है सर, ठीक है। आई थिंक पीजीपी में तो इतना ही था, बाकी इससे ज्यादा पीजीपी में कोई ऐसा टिपिकल पॉइंट नहीं है। आई पर्सनली थिंक सब चीजें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी फिर भी आपको पीजीपी में ऐसा कोई टिपिकल पॉइंट जो मेरे से छूट गया होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर लगे तो आप पिन कर देना इसी वीडियो के कमेंट पे, मैं वादा है आपका वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा भाई, मैं वादा है। क्यों छोड़ूंगा मैं, मेरी कोई लड़ाई थोड़ी कि सर छोड़ूंगा थोड़ी, मैं वो पॉइंट वाक्य में अलग से एक शॉर्ट्स बना के वीडियो बना के जैसे भी होगा शेयर कर दूंगा और समझा दूंगा। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।